एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस कहानी को, इस सच्ची घटना को घटे भले ही 24 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन 24 साल बाद भी आज इस घटना के बारे में उस शहर के लोग जो इस घटना को जानते हैं, अगर उनसे आप जिक्र करेंगे तो आज भी उनकी रूह कांप जाती है इस घटना का नाम सुन के। ये कहानी साल 1999 की है। कहानी झारखंड के स्टील सिटी जमशेदपुर की है। दरअसल इसी जमशेदपुर में एक इलाका लगता है, टेल्को इलाका, चूंकि इसी इलाके में एक टेल्को कंपनी है और इस कंपनी में काम करने वाले जितने एम्प्लॉय हैं वो इसी टेल्को इलाके में रहते हैं और इसी से सटा हुआ एक नजदीकी थाना है। साल 1999 में एक आदमी इसी टेल्को थाने के पास आता है। आने के बाद थाने के अंदर जाता है, जाने के बाद बताता है कि साहब, मेरा एक जीजा था, एक बहन थी, बहन के 2 बच्चे थे और मेरी जो माँ थी, ये 5 लोग इसी टेल्को इलाके में रहते थे, इसी टेल्को कंपनी में काम करते थे। 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। मैं फोन कर रहा हूं, घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा। मोबाइल कम थे, लैंडलाइन का जमाना था। ना ही कोई फोन उठा रहा है, ना ही 6 महीने से कोई बातचीत हुई। 6 महीने बाद जब मुझे लगा कि हो सकता है कुछ असुविधा हो गई हो या फिर कोई और बात हो गई हो, ये लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हों, इसीलिए मैं आया अपनी बहन के ससुराल। तो देख रहा हूं कि पूरे घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी कह रहे हैं कि वो लोग तो किसी फंक्शन में गए थे, जबकि मेरे पूरी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन नहीं था। 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, ना ही मेरी बहन किसी को दिखाई दी, ना ही मेरा जीजा किसी को दिखाई दिया, ना ही मेरे भांजी भांजिया किसी को दिखाई दी और ना ही मेरी माँ को किसी को कुछ पता। इसीलिए आप FIR दर्ज कर लीजिए और मेरे जीजा को, मेरी बहन को, मेरे पूरे परिवार को खोज दीजिए। अब थाने में एक ऐसा FIR होता है। मामला टेल्को जैसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का था। नौकरी या फिर ऐसी सारी चीजें बहुत हाई पैमाने की मानी जाती थी। लिहाजा जब थाने में ऐसा FIR हुआ तो पुलिस वाले फौरन हरकत में आते हैं। उस आदमी को अपने साथ लेते हैं, उस टेल्को इलाके में जाते हैं और उस आदमी के जीजा के घर, जो कि 2 मंजिला घर था, उस घर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है, मानो 6-7 महीनों से यहां कोई आया ही नहीं है। अब ये चीज जब देखते हैं तो पुलिस वाले पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि बाकी सदस्य कहाँ गए इस घर के, कोई आया था या नहीं आया था, कब गए, क्या किसी ने कुछ जाते हुए देखा। ये सवाल जब पुलिस वाले पड़ोसियों से पूछते हैं तो पड़ोसी कहते हैं कि साहब, 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, हमने किसी को भी नहीं देखा। जो बिटिया चैताली थी, हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा और बाकी लोग कहाँ गए हैं, तो वो बता रही थी कि मामा के यहाँ कोई फंक्शन है, वहीं सब लोग गए हैं। अब पड़ोसी की ये बात जब पुलिस वाले और उसका मामा सुनता है तो बहुत शॉक्ड होता है कि हमारे घर पे तो कोई फंक्शन ही नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले जब पड़ोसियों से भी कुछ पता नहीं चलता तो ताला खोल के घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि शायद अंदर से कुछ ऐसा सबूत या फिर कोई और बात मिल जाए जिससे पता चल जाए कि ये लोग कहाँ गए हैं, कोई इन्विटेशन कार्ड मिल जाए, कोई लेटर मिल जाए। क्योंकि तब के ज़माने में न मोबाइल थे, ना ही इतना ज़्यादा फ़ोन होता था, बिल भी बहुत महंगे आते थे। पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद पूरे घर को चेक करते हैं अच्छे से, तो पूरे घर में जगह जगह खून के धब्बे फिकरे हुए थे। धब्बे जम गए थे, लेकिन पुलिस वाले थे, उनकी नज़र पार की थी। वो पहचान जाते हैं कि ये जो दाग है ये किसी इंसान के खून के हैं। अब खून के धब्बे देखने के बाद जो आदमी थाने गया हुआ था उसकी भी हवा खराब। धब्बे देखने के बाद पुलिस वाले, आसपास के लोग, वो रिश्तेदार, ये सारे लोग घबराते हैं और अब कवायद शुरू होती है कि ये धब्बे किसके हैं और अगर अनहोनी हुई है तो लाश कहाँ है। पूरे घर को पुलिस वाले, फॉरेंसिक टीम अच्छे से चेक करती है, लेकिन कहीं भी लाश का कोई टुकड़ा नहीं मिलता। पूरे उस घर के आसपास के इलाके को चेक करते हैं, वहां से भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों की नजर घर के पीछे बने एक सेफ्टी टैंक पे जाती है। सेफ्टी टैंक काफी साल पुराना था, लेकिन उसके ऊपर जो सीमेंट का कवर लगा हुआ था वो कवर मानो 1 आध महीने या फिर 2 महीने पुराना हो। क्योंकि जो सेफ्टी टैंक था उस पर काई जमी हुई थी, लेकिन जो उसका ढक्कन था वो एकदम फ्रेश लग रहा था, मानो अभी तक इसने बरसात नहीं देखी। पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट होता है और इसी डाउट के साथ उस सेफ्टी टैंक को जब हटाते हैं तो हटाने के बाद अंदर जब झांकते हैं तो अंदर 4 लोगों की
टुकड़ों में कटी हुई लाशें मिलती हैं। अब घर में टोटल 5 लोग थे। 5 लोग में उस घर का मुखिया शुभेंदु भौमिक, उसकी पत्नी लकी, 14 साल का बेटा कल्याण, 19-20 साल की बिटिया चैताली और चैताली और कल्याण की नानी अनीता, जिसकी उम्र मात्र 75 से 80 साल। रहने वाले 5 लोग, लाश मिलती है 4 लोगों की। अब ये चीज जब देखते हैं तो इस पे भी दिमाग खराब कि ये 4 लाशें किसकी हैं और कौन गायब है। अब लाश गल चुकी थी, बिल्कुल सड़ चुकी थी, कंकाल बचा हुआ था, तो इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। इसीलिए सबसे पहले इन कंकालों को, इन टुकड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, साथ ही डीएनए चेक करने के लिए और एज और बाकी चीजें मैच कराने के लिए, जिससे पता चल जाए कि 5 में से 4 लाशें किसकी हैं और कौन गायब है। अब ये चीज टीम जाती है, पोस्टमार्टम होता है, चेक होता है, सारी चीजें होती है, डीएनए रिपोर्ट आती है। आने के बाद पता चलता है कि जो लाशें हैं उसमें से घर के मुखिया शुभेंदु भौमिक, पत्नी लकी, कल्याण और अनीता की है, यानी जो गायब है वो बिटिया चैताली है। अब ये चीज जब पुलिस वाले देखते हैं और उसका मामा देखता है कि 4 लोग गायब, एक जवान बेटी गायब, तो इस पे भी थोड़ा सा मन में अजब तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिटिया को कोई उठा ले गया। बिटिया बहुत खूबसूरत थी। सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन फिर एक बात पुलिस वालों को कहीं ना कहीं खटकती है कि जब मामा के यहाँ कोई फंक्शन नहीं था तो बिटिया ने ऐसा कि पड़ोसियों से कहा कि सारे लोग मामा के यहाँ गए हैं, और अगर ये बिटिया गायब है तो अभी तक किसी को दिखी क्यों नहीं। अब इसी सवाल के साथ जो पुलिस वाले थे, और अब तक इतना हाईलाइट मामला ये हो चुका था, सेफ्टी टैंक से जब 4 लाशें निकली, तो जब ये बात पूरे आसपास के इलाके में पहुंची तो क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम, पुलिस वाले, सारे लोग मिलकर अब इस चैताली को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते दिन गुजर जाता है, दिन धीरे धीरे हफ्तों में बीत जाता है और हफ्ते धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं। पुलिस, क्राइम ब्रांच, बाकी फॉरेंसिक टीम, बाकी सारे लोग चैताली को ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन चैताली किसी को नहीं दिखती। सारी चीजें चलने लगती हैं, पुलिस वाले भी धीरे धीरे हार मान लेते हैं। एक 19 साल की लड़की चैताली पुलिस, क्राइम ब्रांच सबको नचा के रख चुकी थी। जब पुलिस वाले खोज के हार जाते हैं, क्राइम ब्रांच हार जाती है, इसी बीच थाने में 2 लोग आते हैं। उनमें से एक लड़की चैताली थी और एक लड़का उसी शहर का एक उभरता हुआ क्रिकेटर रिजवान था। चैताली को इससे पहले न पुलिस वालों ने देखा था, न ही किसी और ने देखा था। उससे पूछते हैं कि बताओ आप कौन हो। लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है कि मेरा नाम चैताली है और आप जिस केस पे काम कर रहे हैं उसकी मेन विलन मैं ही हूं, और मैंने ही अपने पिता, अपने भाई, अपनी माँ और अपनी दादी को मारा है, और अब मैं थाने में आत्मसमर्पण करने आई हूँ। और पुलिस वाले उस लड़की के मुंह से सुनते हैं। लड़की इतनी खूबसूरत थी, उस लड़की के मुंह से कत्ल जैसी बात सुनने के बाद पुलिस वालों को ना तो अपने कानों पे यकीन हो रहा था, ना ही अपनी आंखों पे। बहरहाल पुलिस वाले उस लड़की को बैठाते हैं, साथ ही उस रिजवान को बैठाते हैं और पूरा वाकया जब पूछते हैं कि तुमने कत्ल क्यों किया और तुम जो बोल रही हो क्या वो सच है या फिर तुम्हारे दिमाग पे कोई असर है, तो ये पूछने के बाद वो लड़की अपनी कहानी सुनाती है, और ये कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। लड़की बताती है कि वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती है उसी कॉलेज के पीछे एक स्टेडियम है। चैताली कॉलेज में पढ़ने जाती और उसी स्टेडियम में जो रिजवान था प्रैक्टिस के लिए आता, क्रिकेट खेलने के लिए आता। चैताली शाम को 5 बजे निकलती, उसी टाइम ये भी निकलता। अक्सर दोनों वहीं पे खड़े रहते रहते चैताली भी बेहद खूबसूरत, रिजवान भी स्मार्ट। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वक्त गुजरा, अब रिजवान भी बालिग था, चैताली भी बालिग थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल थे, लेकिन अब चैताली हिंदू, रिजवान मुसलमान। इन्हें लगता है कि घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसीलिए ये दोनों चुपचाप कोर्ट जाते हैं अपने 2 दोस्तों के साथ और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो रिजवान था एक रूम बुक करता है, उसी रूम को किराए पे लेता है। अब ना तो चैताली कभी स्कूल जाती, तो पढ़ने के लिए जाती, ना ही जो रिजवान था वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता। दोनों 2 दोस्त एक दूसरे के प्यार में बदल गए। वक्त गुजरा, अब चैताली कभी स्कूल जाती तो पढ़ने के लिए जाती, ना ही जो रिजवान था वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता। दोनों 2 दोस्त एक दूसरे के प्यार में बदल गए। वक्त गुजरा, अब चैताली कभी स्कूल जाती तो पढ़ने के लिए जाती, ना ही जो रिजवान था वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता। दोनों
9 बजे से 5 बजे तक उसी रूम में एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे से संबंध बनाते, और संबंध बनाने के बाद जो चैताली थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। चैताली प्रेग्नेंट होती है, घर आती, उसने नोटिस किया कि वो प्रेग्नेंट है, और उसे लग गया था कि अब ये बात परिवार वालों से छुपेगी नहीं, इसलिए चैताली ने इस बात को अपने परिवार वालों से बताने का फैसला किया। चैताली अपने माँ बाप को बताती है कि किसी रिजवान नाम के लड़के से प्यार करती है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात जैसे ही माँ बाप सुनते हैं तो उनका तो एक तरह से कलेजा कांप जाता है कि उनकी बिटिया बिन ब्याही माँ बन चुकी है। चैताली को माँ बाप डांटते फटकारते हैं, कहते हैं कि आज से तुम्हें स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, और तुम उस लड़के को भूल जाओ, चलो तुम्हारा अबॉर्शन करवा देती हूँ। चैताली रिजवान को अपना पति मान चुकी थी, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, इस बच्चे को गिराना नहीं चाह रही थी। परिवार वाले चाह रहे थे कि रिजवान को भूल जाए, बच्चे को गिरा दे। अब चैताली को अपने उस बॉयफ्रेंड में, कायदे से कहें तो अपने उस पति में और अपने परिवार में किसी एक को चूज करना था। चैताली सोचती विचारती रहती है, दिमाग में उसकी तरह तरह की बातें आती हैं। समय गुजरता जाता है, परिवार वाले सख्त हो जाते हैं, चैताली का इधर उधर निकलना बंद होता है, और इसी बीच तारीख आती है 29 जनवरी साल 1999। 29 जनवरी साल 1999 को जो चैताली के पिता थे शुभेंदु भौमिक, सुबह सुबह खा पी के अपनी जॉब के लिए जाते हैं। भाई जो कल्याण था वो भी खा पी के अपनी स्कूल के लिए निकल जाता है। 14 साल की उम्र थी, हाई स्कूल का बोर्ड था। जाता है, जो माँ थी घर के सारे काम समेटती है। समेटने के बाद जो नानी थी अनीता उसको खाना देती है। अनीता खाना खाती है, चैताली भी खाना खाती है, लकी भी खाना खाती है। सारे लोग खा के अपने अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। जो नानी थी उसका जो कमरा था वो 2nd फ्लोर पे था। नानी अपने कमरे में आराम कर रही थी, जो उसकी माँ लकी थी वो भी कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन जो चैताली थी वो चुपचाप से उसी डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी। बार बार घड़ी देख रही थी, बार बार वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी। और दोपहर को जैसे ही 1 बजा, दरवाजे पे कोई आता है। दरवाजा खुलता है, चैताली उस आदमी को अंदर बुलाती है, और वो आदमी रिजवान था। दोनों दबे पांव ऊपर कमरे में जाते हैं जहां चैताली की नानी अनीता सोई हुई थी। अनीता गहरी नींद में, सामने चैताली और उसका बॉयफ्रेंड रिजवान खड़ा। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं, और अचानक से चैताली और रिजवान इस नानी के ऊपर टूट पड़ते हैं। नानी को कुछ समझ में आता, इससे पहले दोनों ने उसके नाक को, उसके मुंह को दबा के बंद कर दिया ताकि कोई आवाज बाहर न मिले। और इसके बाद जो चैताली है अपनी नानी का गला दबाना शुरू करती है। नानी बेचारी वृद्धा थी, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, 5-10 मिनट में नानी की सांसें टूट जाती है, नानी मर जाती है। अब नीचे मां सो रही है, ऊपर नानी का कत्ल हो चुका था। अब इसके बाद दोनों शांति से बैठते हैं और अब लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम सोचते हैं। सोचने के बाद फिर प्लान जो था उस हिसाब से जो रिजवान था, जो चैताली थी, बड़े बड़े चाकू निकालते हैं और नानी की लाश को टुकड़ों में काटना शुरू करते हैं। नानी की लाश को कई टुकड़ों में काटते हैं, लगभग 1 आध घंटे का वक्त लगता है। काटने के बाद चादर में सारे टुकड़ों को बांधते हैं और घर के उसी कमरे के उसी कोने में रख देते हैं। नानी को मार के उसके लाश को काट के लाश को ठिकाने लगा के अब ये दोनों नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद माँ के कमरे में जाते हैं। माँ लकी सोई हुई थी, ज्यादा गहरी नींद नहीं थी, पैरों की आहट सुनती है, अचानक से जागती है। जैसे ही जागती है थोड़ा सा शौक होती है, कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच जो रिजवान था और जो चैताली थे ये माँ के ऊपर भी टूट पड़ते हैं। सेम तरीके से माँ का गला दबाते हैं। दबाने के बाद उसी चाकू से टुकड़ों में लाश काटते हैं। काटने के बाद लाश को उसी चादर में ठिकाने लगाते हैं। लगाने के बाद घर के कोने पे रख देते हैं। कोने पे रखने के बाद फिर रिजवान और चैताली कमरे में जाते हैं। जाने के बाद आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। पहला कत्ल 1:30 बजे हुआ, दूसरा कत्ल लगभग 3 बजे हुआ। 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ ये दोनों संबंध बनाते हैं। बनाने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि ना रिजवान वहां से भागना चाह रहा है, ना ही चैताली वहां से भागना चाह रही है। समय गुजरा, 5 बजा।
और जो भाई कल्याण था वो अपनी स्कूल से आता है। आने के बाद घर के अंदर माँ माँ की आवाज लगाता है। अब माँ मर चुकी थी तो बोलती कैसे, माँ नहीं बोलती तो नानी नानी की आवाज लगाता है, नानी भी नहीं थी। बहन को आवाज लगाता है तो बहन अपने कमरे से कहती है कि भाई अंदर आ जा, मैं कमरे में हूं। अब ये बात जब भाई सुनता है तो भागता हुआ बहन के पास जाने लगता है और जैसे ही अंदर जाता है, गेट के पीछे जो रिजवान था वो छुपा हुआ था। अंदर जाता है, फौरन रिजवान उसके ऊपर टूट पड़ता है और चैताली अपने उस छोटे भाई को सेम तरीके से मारती है, चाकू से उसकी लाश के टुकड़े करती है। टुकड़े करने के बाद एक चादर में उस टुकड़े को भी वहीं पे बांध के कोने पे रख देती है। रखने के बाद फिर से वो दोनों उसी कमरे में रहते हैं, एक दूसरे से फिर से संबंध बनाते हैं, मानो उन्हें लाश के ऊपर लेट के सेक्स करना था। संबंध बनाते हैं, बनाने के बाद रात और होती है, 9 बजे का वक्त होता है और जो घर का मालिक था सुबेंद्र भौमिक वो आता है। आने के बाद फिर अंदर आता है, सबको आवाज लगाता है, कोई कुछ बोलता नहीं। सुबेंद्र भौमिक को थोड़ा सा शौक लगता है कि सारे लोग गए कहाँ। चैताली फिर से उसी अंदाज में अपने कमरे में कहती है कि पापा अंदर आ जाइए, सारे लोग यहीं हैं। सुबेंद्र भौमिक अपनी बिटिया की बात सुनता है, अंदर जाता है और सेम तरीके से ये दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। और इस बार जो अटैक था सर के पीछे हुआ था, चूंकि जो सुबेंद्र भौमिक था वो हिस्ट पुष्ट था, हो सकता था कि ऐसे वो बच जाता, इसलिए धोखे से उसके सर पे रिजवान मारता है, वो गिरता है। गिरने के बाद उसका गला काट दिया जाता है, शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं और अलग अलग पार्ट्स में जो बेड पे चादर बिछी हुई थी उसी चादर में सारे टुकड़ों को समेट के एक कोने पे रखते हैं। कोने के रखने के बाद फिर से दोनों लोग छत पे जाते हैं, नानी की लाश के टुकड़े को लाके ग्राउंड फ्लोर पे रखते हैं। उसके बाद फिर माँ के कमरे में जाते हैं, उसकी लाश के टुकड़े को लाते हैं, उसको भी उसी जगह पे रखते हैं। फिर भाई के टुकड़ों को लाते हैं, उसको भी एक जगह पे रखते हैं और फिर बाप के टुकड़े को भी उसी जगह पे रखते हैं। चारों लाश के टुकड़े एक जगह पे आ चुके थे। अब कवायद शुरू होती है लाश को ठिकाने लगाने की। लाश को ठिकाने लगाने के लिए चैताली और रिजवान घर से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद आसपास सर्च करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जहां लाश फेंका जाए और कभी मिले ना। आसपास की जगह पे देखते हैं, सोचते हैं कि खुदाई करूंगा तो फंस जाऊंगा, कहीं ऐसा फेंकूंगा तो भी फंस जाऊंगा, इसलिए कहीं ऐसा फेंकना जहां कभी ये लाश मिले ही ना। सारी चीजें जब प्रैक्टिस की जाती है, सारी चीजें जब चेक की जाती है, इसी बीच जो चैताली थी वो कहती है कि घर के पीछे जो सेफ्टी टैंक है उसमें डाल देते हैं, हमारा ही सेफ्टी टैंक है, किसी को भनक तक ना लगेगी और ये जो मामला है और ये जो लाश दोनों रफा दफा हो जाएंगे। अब ये बात चैताली बोलती है, रिजवान और चैताली लाश के टुकड़ों को उठाते हैं। उठाने के बाद उसी सेफ्टी टैंक में डालते हैं। डालने के बाद अपने घर में फिर से आते हैं। पूरी रात रिजवान चैताली के साथ रहता है। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, उस खून के धब्बों को साफ करते हैं, जहां तक हो सकता है उसे वाइप करते हैं। अगले दिन जो रिजवान था मार्केट जाता है, सीमेंट लाता है, मोरंग लाता है, गिट्टी लाता है, बकायदा एक कंक्रीट तैयार करता है और उस कंक्रीट को ये दोनों लोग उठाते हैं और उसे सेप्टिक टैंक के ऊपर रख देते हैं। अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जो रिजवान था वो अपने घर चला जाता है और चैताली उसी घर में रहने लगती है। वक्त गुजरता है, 1-2 दिन जब गुजर जाता है तो आसपास के लोग नोटिस करते हैं कि बाकी लोग कहाँ गए, सिर्फ चैताली दिख रही है। तो सारे लोग धीरे धीरे जो चैताली थी उससे पूछना शुरू करते हैं कि आखिर भौमिक साहब कहाँ हैं, आखिर तुम्हारी माँ कहाँ है। अब चैताली को लगता है कि कहीं ना कहीं अब सारे लोगों को डाउट हो रहा है, इसलिए अचानक से घर में ताला लगा के वहां से भाग जाती है। अब इधर कंपनी के लोग भी परेशान कि जो ये भौमिक है वो जॉब पे क्यों नहीं आ रहा। सारे लोग फोन कर रहे हैं तो घर का पीएमटी बज रहा है, फोन उठ नहीं रहा। इधर मामा परेशान, चूंकि ना तो बहन से बात हो रही, ना तो जीजा से बात हो रही, ना ही उसकी माँ से बात हो रही। वक्त गुजरता गया, जनवरी में एक कत्ल हुआ था और धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए और जुलाई या अगस्त में जो चैताली का मामा था उसके जब सब्र का बांध टूटता है, उसे लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया है या फिर उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया, इसीलिए वो पूछताछ करने के लिए जब आता है ये पूरा मामला खुलता है। मामला कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट ने इस मामले को सुना, कोर्ट का भी कलेजा कांप गया और फौरन ही कोर्ट ने 13 मार्च साल 2001 को इन दोनों को सजाए मौत दे दी।
सजाए मौत दी, मौत देने के बाद कलम तोड़ दी। अब ये दोनों कोर्ट को चेंज करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां चैलेंज करते हैं, हवाला देते हैं कि जो चैताली है वो प्रेग्नेंट है। अब कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर लेती है। सजा को बदल के उम्र कैद में बदली जाती है और इसी उम्र कैद में चैताली ने एक बच्चे को जन्म दिया की उम्र जो है 20-21 साल होगी। धीरे धीरे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि थोड़ी सी रियायत बरती जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और शायद जहां तक मेरी जानकारी कि इन दोनों ने जमानत ले ली है। लेकिन इस घटना को भले ही आज 24 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब इस घटना के बारे में कोई सुनता है और आप भी अगर सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आज आपको भी धक्का लगा होगा कि कोई लड़की अपने प्यार के लिए इस कदर कैसे पागल हो सकती है, या फिर कोई लड़का एक लड़की के पीछे इस कदर कैसे पागल हो सकता है कि 4 कत्ल इतने निर्मम तरीके से करे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।